स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। आज के इसमें हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीजीएल का। पहला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है? 1977, 1991, 1980, 1956। तो किस औद्योगिक नीति के तहत ये की गई है? तो इसका जो सही आंसर है 1980। इसका सही आंसर 1980। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यह नीति यह नीति आर्थिक महासंघ यह नीति आर्थिक महासंघ को बढ़ावा देने आर्थिक महासंघ को बढ़ावा देने बढ़ावा बढ़ावा देने आर्थिक महासंघ को बढ़ावा देने और एकाधिकार एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार देने और एकाधिकार एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं अधिनियम को विनियमित करने के लिए यहाँ पे अधिनियम को विनियमित करने के लिए विनियमित करने के लिए बनाया गया था। यह नीति आर्थिक महासंघ को बढ़ावा देने और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं अधिनियम को विनियमित करने के लिए ये नियम बनाए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन, है मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और हवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूंजीगत वस्तुएं। अब यहाँ पे उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं में खाद्य पदार्थ, कपड़े, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण, ये सब उपभोक्ता वस्तुओं में आती है। अब मध्यवर्ती वस्तुएं की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती है? तो उसमें जो है गेहूं, मिट्टी, कच्चा तेल, इस्पात और शर्करा, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 16, 17, 10, 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 17। अब 1956 की नीति की बात करते हैं। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1956 की नीति। 1956 की नीति में जानिए थोड़ा। 1956 की नीति ने उद्योगों को प्रबंधन के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कौन कौन सी श्रेणियां? पहला तो है अनुसूची ए उद्योग। अब अनुसूची ए उद्योग क्या होते हैं? इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें 17 औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। 17 औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये किसके अधीन होता है? तो आपको याद रखना है, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और अगला है अनुसूची बी।
बी उद्योग, अनुसूची बी उद्योग क्या होता है? अनुसूची बी उद्योग क्या होता है? इसमें कितने उद्योग शामिल हैं? इसमें 12 उद्योग शामिल थे। इनमें 12 उद्योग शामिल थे। इसमें कितने उद्योग शामिल थे? ये अनुसूची बी में आएगा, अनुसूची बी। और ये अनुसूची किसमें आया था? ए में आया था। और यहाँ पर अनुसूची सी में कितने उद्योग आएंगे? तो इसमें यहाँ पे देखते हैं अनुसूची बी में टोटल 12 उद्योग शामिल थे। इसमें कौन सी? क्षेत्र। इसमें निजी क्षेत्र के साथ पालन करने के लिए पालन करने के लिए करने के लिए पालन करने के लिए राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था दिया गया था राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। अब अनुसूची सी की बात करते हैं। अनुसूची सी क्या है? इसमें कितने उद्योग है? अनुसूची सी उद्योग। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें वे उद्योग शामिल हैं। इसमें वो उद्योग शामिल हैं इसमें वो उद्योग शामिल है जो अनुसूची जो अनुसूची गलत हो गया। अनुसूची ए और बी ए और बी में शामिल नहीं किए गए थे। ए और बी में शामिल नहीं किए गए थे नहीं किए गए थे। अनुसूची सी उद्योग क्या है? इसमें भी उद्योग शामिल है जिसमें अनुसूची ए और बी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया आपके सामने, सीजे 2023 में पूछा गया। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो 2023 में ही पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कुछ और क्वेश्चन हो जो 2022 का भी हो और 2021 का भी हो। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 5, 4, 3, 2। तो आपको याद रखना है औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रथम श्रेणी क्या है? प्रथम श्रेणी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम श्रेणी वे उद्योग जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा स्थापित स्थापित और स्वामित्व में था। अब द्वितीय श्रेणी की यहाँ पे बात करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी क्या होती है? तो द्वितीय श्रेणी वे उद्योग जिनमें वे उद्योग गलत हो गया, इसको इरेज करते हैं, पूरा इरेज हो गया। यहाँ पर वे उद्योग जिनमें सार्वजनिक नीचे लिखते हैं यहाँ पे क्षेत्र प्राथमिक भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र प्राथमिक भूमिका निभाएगा जबकि निजी क्षेत्र द्वितीय भूमिका निभाएगा। यानी कि प्रथम श्रेणी में क्या है? वे उद्योग जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा स्थापित और स्वामित्व में होता है उसको प्रथम श्रेणी बोलते हैं। और द्वितीय श्रेणी उसको बोलते हैं वे उद्योग जिनमें सार्वजनिक जबकि निजी क्षेत्र डिजिटल भूमिका, जहाँ पे देखिए वे उद्योग जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र प्राथमिक भूमिका निभाएगा और जबकि निजी क्षेत्र डिजिटल भूमिका निभाएगा, वो द्वितीय श्रेणी का होता है। अब यहाँ पे तृतीय श्रेणी की बात करते हैं। तो तृतीय श्रेणी यहाँ पे तृतीय श्रेणी ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर तृतीय श्रेणी। अब तृतीय श्रेणी की बात करते हैं। तो तृतीय श्रेणी में क्या है? तो आपको याद रखना है वे उद्योग जो प्रथम श्रेणी वे उद्योग जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में शामिल नहीं थे। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में शामिल नहीं थे। उन्हें निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है। निजी क्षेत्र पर
छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है। यानी कि तृतीय श्रेणी क्या है? वे उद्योग जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में शामिल नहीं है उन्हें निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है। तो ये तृतीय श्रेणी में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र डैश का एक हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का या चतुर्थ क्षेत्र का? तो जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से चीजें आती हैं आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन, कच्चे माल का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल है। कच्चे माल का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल है, निष्कर्षण शामिल है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें उदाहरण आपको याद रखना है कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे खनन हो गया, वानिकी हो गया, खनन हो गया, वानिकी, चराई, खनन, वानिकी, चराई, शिकार, मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, खनन, मछली पकड़ना, उत्खनन, संग्रहण, संग्रहण आदि, संग्रहण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? प्रवाह चर का उदाहरण, चावल का उत्पादन, कपड़े को आयात या पूंजी में परिवर्तन। तो प्रवाह चारा का उदाहरण किसे माना जा सकता है? तो आपको याद रखना है इन सभी को ही माना जा सकता है। 1, 2, 3 यानी सभी को ही प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है। ये भी 2023 में आपके सामने लिखा हुआ है, 2023 का ही प्रश्न है। तो किस तरह से प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं 2023 में, आप सामने खुद देख सकते हैं पैटर्न कितना चेंज हो गया है पूछने का। अब देखिए यहाँ प्रवाह चर की बात करते हैं तो प्रवाह चर के एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। जैसे आय हो गया, आय व्यय, आय व्यय मूल्यह्रास, आय व्यय मूल्यह्रास उत्पादन, आय व्यय मूल्यह्रास उत्पादन, उपभोग निर्यात, उपभोग निर्यात, उपभोग निर्यात, किराया, किराया, किराया लाभ ब्याज, किराया लाभ ब्याज, किराया लाभ ब्याज, ये सब प्रवाह चर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक चर एक इंपॉर्टेंट इसी के साथ में है, एक स्टॉक चर। तो स्टॉक चर के बारे में भी आप जानकारी रखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे पूंजी, पूंजी संपत्ति, पूंजी संपत्ति विदेशी, पूंजी संपत्ति विदेशी। आप मेरे साथ बार बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा लंबे समय तक। विदेशी ऋण और ऋण, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये इसके स्टॉक चर के एग्जाम्पल है, पूंजी संपत्ति विदेशी ऋण और ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि एचएएल की बात कर रहा है, एचएएल की बात कर रहा है। तो एचएएल की बात करें तो इनका जो मुख्यालय है ये बैंगलोर में, इनका जो मुख्यालय है बैंगलोर में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक रक्षा कंपनी है और एक प्रकार की रक्षा कंपनी है। अब यहाँ पे सहकारी क्षेत्र है। अब बहुत लोगों को नहीं पता कि सहकारी क्षेत्र क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानना है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं वो कच्चे माल, कच्चे माल के कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को, आपूर्तिकर्ताओं को, यहाँ पे गलत हो गया स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया लेकिन आप शब्दों से पहचान लेंगे। आपूर्तिकर्ताओं था उत्पादकों, उत्पादकों, श्रमिकों, श्रमिकों या दोनों, श्रमिकों या दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा संचालित और स्वामित्व, दोनों के द्वारा संचालित और स्वामित्व, संचालित और स्वामित्व में होता है, स्वामित्व में होते हैं। इसको आप याद रखेंगे। अब विदेशी क्षेत्र की बात करें तो विदेशी क्षेत्र के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। तो विदेशी क्षेत्र क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है
जो बाहरी व्यापार जो बाहरी व्यापार जो बाहरी व्यापार जो बाहरी व्यापार और पूंजी प्रवाह बाहरी प्रवाह व्यापार और पूंजी प्रवाह से संबंधित है। पूंजी प्रवाह से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो बाहरी व्यापार और पूंजी प्रवाह से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? वित्तीय वर्ष की अवधि यहाँ पे पूछा गया आपसे। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले 31 मार्च तक, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर उसी 31 दिसंबर तक, ये तो गलत है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होकर उसी वर्ष 31 दिसंबर, दिसंबर तो कभी नहीं पूरा होता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होकर अगले वर्ष दिसंबर, तो यहाँ पे भी ये भी बात गलत है। यहाँ दिसंबर तक वित्तीय वर्ष कभी होता ही नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जिस वर्ष में शुरू होगा उसी वर्ष में खत्म हो जाएगा, ये नहीं होता ऐसा। तो प्रत्येक 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले 31 मार्च तक चलता है। इस बात को ध्यान रखें। आई होप कि ये बात आपको पहले से ही पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी 2023 का ही प्रश्न है, एमटीएस का प्रश्न है। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है, वो क्या कहलाती है? पूंजीगत, वेबलेन, उपभोग वस्तुएं या फिर पूरक? तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, जिसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे मशीनरी मशीनरी उपकरण मशीनरी उपकरण और मशीनरी उपकरण और भवन, ये पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आती है। अब वेबलेन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? डिजाइनर 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 आभूषण डिजाइनर आभूषण और घड़ियां डिजाइनर आभूषण और घड़ियां, ये वेबलेन के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे उपभोग वस्तु के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? तो शर्ट शर्ट हो गया, ब्रेड हो गया, शर्ट हो गया, ब्रेड हो गया, मक्खन, शर्ट, ब्रेड, मक्खन, ये सब उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत आती है। अब पूरक वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं आती है? टेनिस टेनिस हो गया, बॉल टेनिस बॉल और टेनिस बॉल और रैकेट, टेनिस बॉल और रैकेट, बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी फर्म की वस्तु सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है? विनिवेश, निवेश, देयता या फिर संपत्ति? तो किसी फर्म की वस्तु सूची में परिवर्तन को किस रूप में समझा जाता है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, निवेश। अब यहाँ पे विनिवेश क्या होता है? विनिवेश की बात करें, विनिवेश तब होता है जब सरकार विनिवेश तब होता है जब सरकार या संगठन जब सरकार या संगठन परिसंपत्ति 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 या परिसंपत्ति या सहायक कंपनियां या सहायक कंपनियों सहायक ध्यान लिख देते हैं, सहायक कंपनियों को बेचते हैं सहायक कंपनियों को बेचते हैं सहायक कंपनियों को बेचते हैं या समाप्त करते हैं या समाप्त करते हैं सहायक कंपनियों को बेचते हैं या समाप्त करते हैं। तो विनिवेश तब होता है जब सरकार या संगठन परिसंपत्ति या फिर सहायक कंपनियों को बेच देते हैं या फिर समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात आई है देयता। अब देयता को समझते हैं कि देयता क्या चीज है? तो देयता किसी चीज के प्रति, यहाँ लिख देते हैं, लिख कर समझते हैं, किसी चीज के प्रति किसी चीज के प्रति जिम्मेदार होने की स्थिति में 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 संदर्भित करता है संदर्भित करता संदर्भित करता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पे परिसंपत्ति भी समझ लेते हैं, इसी टॉपिक का हिस्सा है, क्योंकि इसमें इस ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो परिसंपत्ति भी समझ लेते हैं, जब किसी भी संसाधन या वस्तु या किसी भी संसाधन या वस्तु की मूल्य है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय के पास होती है व्यक्ति या व्यवसाय के पास होती है। याद रखेंगे, यह किसी भी संसाधन या वस्तुओं की मूल्य है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय के पास होती है, उसको हम परिसंपत्ति कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसमें संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण बताना है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और ये भी आपका 2023 का ही प्रश्न अभी चल रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को डैश कहा जाता है? मृत्यु दर, स्थूल दर, प्रजनन दर या जन्म दर। तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा लैंग्वेज को समझेंगे फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी 2023 का ही प्रश्न है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या ये बात सही है? आगे देखते हैं। द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है, या फिर आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि इसका जो पहला वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है। यानी कि औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सारी बातें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार ही यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। समाजवाद में वस्तुओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या सही है? इसमें जो है दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसका मतलब आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण, या फिर कुल निर्गत के निर्धारण? केवल एक या दो, दोनों नहीं, फिर केवल दो या दोनों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एक और दोनों, दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समाजवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, प्रकारवाद। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि पूंजीवाद। अब यहाँ पे प्रकारवाद की प्रकारवादी ये क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। प्रकारवादी को इस दृष्टिकोण के रूप में भी परिभाषित किया गया है कि कि समाज समाज जैविक जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं सामाजिक सामाजिक आवश्यकताओं सामाजिक आवश्यकताओं को को पूरा पूरा करने के लिए डिजाइन डिजाइन किए गए कई परस्पर परस्पर भावों से बना है। कई परस्पर भावों से बना है। तो प्रकारवादी इस दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है कि समाज जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए कई परस्पर भावों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए क्षेत्र में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? विदेशी, सहकारी, सार्वजनिक या फिर निजी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सार्वजनिक। अब सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो पूरी तरह से देश की सरकार के स्वामित्व में के स्वामित्व स्वामित्व और संचालित होती है। स्वामित्व और संचालित होती है। तो बात
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? जमाखोरी, बीमा, भंडारण, परिवहन। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर एक इज राइट, जमाखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता है? ये वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी है, ये वस्तुएं आपूर्ति में सीमित है, एक व्यक्ति की खपत दूसरे व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती है, केवल करदाताओं को ही सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एक व्यक्ति की खपत दूसरे व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था? उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पश्चिम बंगाल और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? उत्पादन, क्रय करना, विक्रय करना या फिर भंडारण। तो व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आपको ध्यान रखना है भंडारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार का एक अधिकार नहीं था? ये 2022 का है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। लोहा इस्पात, परमाणु ऊर्जा, रेलवे या फिर हथियार और गोला बारूद। तो 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में किस पर केंद्र सरकार का एक अधिकार नहीं था? तो आपको याद रखना है लोहा और इस्पात पर केंद्र सरकार का अधिकार नहीं था। यहाँ पे सामने व्यवसाय के संबंध में माध्यमिक गतिविधियों में डैश शामिल है? खनन, निर्माण कार्य, प्रशासन, मत्स्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निर्माण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है? तृतीय तृतीय क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, या तो माध्यमिक या तो तृतीय क्षेत्र या फिर प्राथमिक क्षेत्र। तो मत्स्य पालन जो है वो किसका हिस्सा है? तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको याद रखना है कृषि भी आता है, कृषि हो गया, वानिकी, कृषि, वानिकी, पशुपालन, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नितिन में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? अमृत सिंह ने, एडम स्मिथ ने, एस्टेट डफू ने या डेविड रिकॉर्डो ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डेविड रिकॉर्डो। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।